हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके यूज़ क्या हैं। ये बायो और टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल दूसरी दुनिया की है। ये आपस में कैसे कंबाइन हुए और हम इसे मेडिकल चीज़ों में या फिर हमारे एग्रीकल्चर में या दूसरी और भी कई सारी चीज़ों में कैसे यूज़ करते हैं, आइए पढ़ते हैं। सो एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये बायोटेक्नोलॉजी जो आपका चैप्टर है, ये आपका क्लास चैप्टर यूनिट 4 का है, क्लास 12th का, और इसमें ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये उस नज़रिए से भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप बायो शब्द देखोगे तो इसका मतलब होता है बायोलॉजी, और टेक्नोलॉजी मतलब जो आजकल हम लोग मशीन्स देखते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू आप नई चीज़ें इनोवेट करते हो, इनोवेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी ये बताता है कि हम फ्यूजन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी टू क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशन। इनोवेटिव सॉल्यूशन जैसे कि आजकल है हमारा ये हाइब्रिड सीड्स या फिर वैक्सीन्स, या फिर और क्या हो सकता है इनोवेटिव सॉल्यूशंस में। जैसे आप लोग देखते हैं सर्जरी होती है आजकल ऐसे भी तो सर्जरी परफॉर्म हो रही है ना, जिसमें आपको सर्जन्स की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास ऐसी मशीन्स हैं, ऐसे एआई हैं जो आपको जैसे भी अपना, मान लीजिए प्लास्टिक सर्जरी आजकल बहुत फेमस है ना, तो आपको कैसे करवाना है वो ईजिली आप उस चीज़ में डालोगे और मशीन्स उस चीज़ को कंप्लीट करके, वो भी बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ। मतलब ह्यूमन एरर हो सकता है बट मशीन्स तो एरर नहीं करती है ना, तो आप उन चीज़ों को कर सकते हो। वो चीज़ें हम पढ़ते हैं किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में। और किस किस फील्ड में काम आती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री में कैसे बहुत सारी ऐसी न्यू इक्विपमेंट्स हैं। मान लीजिए आपको कोई दवा बनानी है, अगर कोई इंसान को दवा बनाएगा तो उसके रेशो में प्रॉब्लम हो सकता है उसने मिक्स अच्छे से ना किया हो, सब कुछ बनाया प्रोडक्ट अच्छे से हो, लेकिन पैकेजिंग में प्रॉब्लम कर जाए। बट इंडस्ट्री में न्यू इक्विपमेंट्स है, उसकी मदद से क्या होता है, आपको जो आपका काम है वो बहुत ही कम वक्त में हो जाता है और बहुत ही परफेक्शन के साथ होता है। देन नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से हम लोग एक ऐसी चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ से कानपुर बहुत पास है, ठीक है। तो कानपुर में क्या है, चमड़े की पूरी फैक्ट्री है। अब आप बताइए चमड़ा क्या होता है। चमड़ा हम लोग एनिमल की स्किन से तो बनाते हैं ना, बट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे आ गए हैं जिनको हम बोलते हैं कि हमने कैक्टस से बनाया हुआ है। आपको लेदर मिलेगा लेकिन वो बायो लेदर है, तो आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में बायो लेदर जैसे ऑप्शंस को भी रख सकते हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, फ्यूजन ऑफ बायो प्लस टेक्नोलॉजी, और उसकी मदद से क्या हो रहा है, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। और क्लास के आपको पता है कि ये सारे इनोवेशन सिर्फ हमारे अर्थ पे ही काम नहीं आते हैं, हमारे स्पेस में भी काम आ रहे हैं। लाइक आजकल क्या हो रहा है, सभी को कहाँ पे जाना है, मंगल पे जाना है, देखना है कि जीवन है या नहीं है, तो वहां पे भी तो सैंपल लेने पड़ रहे हैं ना। तो सैंपल ले रहे हो आप, उसका एनालिसिस कर रहे हो, फिर आपको रिजल्ट मिल रहा है। ये सारी चीजें भी किसकी हेल्प से हो पा रही हैं, बायोटेक्नोलॉजी से। दैट मीन्स इफ यू आर इन अ फील्ड ऑफ बायो और आप उस चीज में बहुत ज्यादा अच्छे हो, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आप यहीं पे आप खेती बाड़ी करते रह जाओगे या आप सिर्फ आपने दवाइयाँ बना ली, हो गया नहीं। आप बाहर की जगहों पे भी जा सकते हो, बाहर भी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि बायोटेक्नोलॉजी होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी हार्नेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, अब बायोलॉजी है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे ही, सेल्स एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट बेनिफिट ह्यूमैनिटी। इट कंबाइंस बायोलॉजिकल साइंस विद इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू क्रिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। यानी कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, जो उसके लूप होल होते हैं, हम उसको यूज करके क्या यूज कर रहे हैं, बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके उस जगह पे एक नई प्रोसेस क्रिएट करते हैं। हम एग्जांपल के तौर पे इंसुलिन ले सकते हैं। इंसुलिन का क्या है, बहुत सारे लोगों को क्या है, डायबिटीज है, जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में शुगर बोलते हो।
तो शुगर के लिए क्या होता है, इंसुलिन की टैबलेट्स होती हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। वैसे तो हमारी बॉडी में क्या है, इंसुलिन को नेचुरली ही रेगुलेट करना होता है ना, बट अब जिसकी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो गया है तभी तो उन्हें डायबिटीज़ हुई है। अब डायबिटीज़ को रेगुलेट करने के लिए कि वो बैलेंस रहे, हम दवाइयाँ लेते हैं, हम इंजेक्शन लेते हैं। तो इंसुलिन क्या कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने ऐसी वैक्सीन डेवलप की हैं जो हमारी बॉडी में जैसा इंसुलिन बनता है ठीक वैसे ही उस चीज़ को हम लैब में प्रिपेयर करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और बॉडी उसे ईजिली एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि वो इंसुलिन बाहर से आया हुआ है। उसे लग रहा है कि हमारी बॉडी का ही ये नेचुरल है और वो शुगर में ईजिली उसे रेगुलेट करके डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए एक बड़ी राहत का काम करती है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस टू डेवलप प्रोडक्ट्स लाइक इंसुलिन एंड टेक्नोलॉजीज दैट बेनिफिट ह्यूमैनिटी। अब भाई अगर किसी को शुगर की वजह से मरना पड़े तो ये तो बहुत अजीब चीज़ हो जाएगी ना, कि उसको इसलिए उसकी डेथ हो गई, जैसे पहले होता था। पहले हर किसी को तो शुगर नहीं होती थी, पर आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसकी वजह से क्या होती है, लोगों की डेथ भी हो सकती थी। बट नाउ वी हैव अ इंसुलिन वैक्सीन्स, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलेटर्स जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, इस चीज़ को रोक सकते हैं। प्लस इट कंबाइंस बायोलॉजिकल साइंस विद इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। अब इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स बायोलॉजिकल साइंस से कैसे कंपैक्ट कर रही हैं, हम किसी चीज़ को लैब में बना रहे हैं तो लैब में बनाने के लिए उसके अकॉर्डिंग ही मशीन्स चाहिए होंगी, उसी के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, माइक्रोस्कोप चाहिए होंगे। अब ये सारी चीज़ों की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा फॉर्म कर रहे हैं जो पूरी तरीके से अननेचुरल है, आर्टिफिशियल है, बट क्या हो रहा है, वो ईजिली हमारी डेली लाइफ में आके घुल गया है कि हमें पता भी नहीं चलता कि इसे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया है या ये हमारे बॉडी में नेचुरली पाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल डेफिनेशन क्या है इसकी, द मैरिज ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस मेडिसिन्स, इम्प्रूव क्रॉप्स एंड इनोवेशन फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, रियल वर्ड एग्जांपल के तौर पे यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन फॉर डायबिटीज ट्रीटमेंट। मैंने जो टॉपिक अभी आपको बताया, जो एग्जांपल बताया, उसी चीज़ को अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। तो ये जो हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे, उसे थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाई करके। ओके, नेक्स्ट इज 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स। तो 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अब अगर आपको बायो और टेक्नोलॉजी को मिक्स करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा तो आप क्या कर पाओगे, क्या किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस। जैसे अभी हमने इंसुलिन का एग्जांपल लिया, उसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि क्या है इसमें, बैक्टीरिया, ईस्ट, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स। ठीक है, तो बैक्टीरिया से तो अभी हमने समझ लिया कि हम भाई इंसुलिन बना रहे हैं, इट जस्ट अ सिंगल एग्जाम्पल। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। प्लांट सेल्स में हाइब्रिड सीड्स यूज करते हो, हाइब्रिड सीड्स क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड सीड्स वही हैं जो आप लोग आजकल यूज कर रहे हो कि जिससे फसल बहुत अच्छी हो रही है, जिसमें ऑटोमेटिकली इंसेक्ट नहीं लग रहे हैं, पेस्ट नहीं आ रहे हैं और वो ग्रो अच्छा कर रही है, उसका प्रोडक्शन अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, टेस्ट अच्छा है। वो सारी चीजें क्यों हो पा रही हैं, ये हाइब्रिड सीड्स की वजह से। एनिमल सेल्स, आजकल वीगन मीट भी आने लगा है। आपको पता है वीगन मीट क्या है। अब आजकल हम लोग किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि भाई हमें किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको खाना है तो आप वो चीज़ें खाओ जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रही हैं, या फिर आप प्लांट से लो। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि हम वीगन मीट बना सकते हैं। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी का ही एक सबसे अच्छा है कि आजकल 3D प्रिंटिंग चली है। अब 3D प्रिंटिंग क्या है, 3D प्रिंटिंग तो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी है, बट हम अपने बायो में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या कर रहे हैं। अब हमें मान लो अगर मीट खाना है जो कि एक्चुअल मीट नहीं है, 3D प्रिंटिंग के थ्रू बनाया गया है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है, उसका टेस्ट वैसा है, उसका टेक्सचर वैसा है। तो इससे क्या हो रहा है, क्या किसी को मारने की ज़रूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। और वो बना कौन रहा है, मशीन बना रही है, और उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो ये क्या है, एनिमल सेल्स को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके, चीज़ों को अच्छा करके हम क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किस में होती है, इसमें होती है कि नहीं होती है। हमें ब्रेड चाहिए अगर, या आप सभी का फेवरेट पिज़्ज़ा चाहिए अगर, तो
फर्मेंटेशन ज़रूरी है कि नहीं है? फर्मेंटेशन किसके थ्रू हो रही है? नॉर्मली हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? ईस्ट यूज़ कर रहे हैं फॉर फर्मेंटेशन, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। अभी हमने पीछे पढ़ा कि इंसुलिन के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर जेनेटिकली थोड़े से चेंजेस करते हैं, तो क्या हो रहा है, हमें जो चीज़ चाहिए वो कहीं और बन रही है, जैसे कि इंसुलिन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग उसी के अंदर आता है। देन टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। टिश्यू कल्चर टेक्निक्स वैसे तो बहुत सारी जगह यूज़ होती हैं, बट सबसे कॉमन यूज़ होता है ये प्लांट्स में। मान लीजिए अभी आपको एज एन एग्जांपल आप ले लो कि आपने चाहिए एक रेड रोज़ है और आपके पास एक वाइट रोज़ है। आपको चाहिए कि कोई ऐसा पेड़ हो जिसमें ये दोनों ही रोज़ निकल रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसका एक आपने रेड वाले का टिश्यू लिया, एक आपने वाइट वाले का टिश्यू लिया, आपस में उनको क्रॉस ब्रीड करवाया, या फिर टिश्यू के थ्रू क्या करते हैं, थोड़ा सा जैसे नीचे का, इट्स अ लेंदी प्रोसेस, बट इन शॉर्ट ऐसे समझ लो कि थोड़ी सी स्टेम यहाँ की ऐसे काट दिया, थोड़ी सी स्टेम यहाँ की ऐसे काट दिया, फिर दोनों स्टेम्स को एक साथ ऐसे करके बाहर से टाई अप कर दिया। तो अभी जब आगे से नया प्लांट जो ग्रो होगा वो क्या करेगा, उसमें रेड और वाइट दोनों तरह के रोज पाए जाएंगे। क्लियर? और टिश्यू कल्चर टेक्निक में अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएं तो हम ऐसा समझ सकते हैं, आपने ऐसा सुना है कि आपके पास अगर सिर्फ मान लीजिए ये एक प्लांट की एक लीफ है या एक पूरा प्लांट है, तो अगर मैंने बोला कि सिर्फ प्लांट का इतना हिस्सा मैंने निकाला और उस प्लांट के हिस्से से उसका पूरा स्ट्रक्चर बन सकता है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? टिश्यू कल्चर टेक्निक से, जो हम लैब में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से किसी एक हिस्से की मदद से उसकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स। टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स में क्या है, साइंटिफिक मेथड टू कंट्रोल एंड मॉडिफाई बायोलॉजिकल सिस्टम। देखो हम बना रहे हैं, दैट वाज गुड, बट अगर हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, इट्स अ काइंड ऑफ कैंसर और नॉट? ऑब्वियसली इट इज, बिकॉज कैंसर क्या होता है, वो सेल्स क्या होती हैं, वो अचानक से एक सिस्टम के को तोड़ते हुए अचानक से कभी 2 या कभी 4 में डिवाइड होती हैं और अपने आप को ग्रो करने लग जाती हैं, और उससे उसका हमारी बॉडी पे तो कंट्रोल हम उससे कर नहीं पाते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए हानिकारक है। ठीक उसी तरीके से टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स हैं, पर वी मस्ट नो टू हाउ टू कंट्रोल दिस। अगर हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हो सकता है वो हम पे हावी हो जाए और हम उसे एट द टाइम कंट्रोल ना कर पाए तो वो एक डिजास्टर की तरह आ जाए। कैन से दैट समथिंग लाइक कोविड। अब कोविड जो उन्होंने बनाया था, जहाँ बनाया था, वो उसे नहीं कंट्रोल कर पाए, वो ज़्यादा पावरफुल हो गया वो टेक्निक, और इसी की वजह से क्या हुआ, वहाँ से स्प्रेड होना शुरू हुआ और फिर हमने बहुत सारी मौतें देखी। तो always remember all these things are good, adventurous, but as well as harmful. So जब भी अगर कभी इन फ्यूचर आप सोच रहे हो कि हमें इसे पढ़ना है, हमें इसमें कुछ अच्छा करना है, तो हमेशा याद रखो कि इसके अपने नुकसान और फायदे दोनों हैं, और इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत डीप नॉलेज चाहिए होगा। आपको प्रोज से पहले कॉन्स पता होना चाहिए सो दैट यू कैन इजिली कंट्रोल दैट। तो 4 मेन ब्रांचेस अभी हमने पढ़ा ही था, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, वैक्सीन जितनी भी बनती हैं, एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में आ रही हैं। एग्रीकल्चर में क्या आ रहा है, हमारा डिसीज रेजिस्टेंट क्रॉप, जिसमें मैंने भी आपको बताया था कि उसमें कीड़े नहीं लग रहे हैं, या फिर इम्प्रूव्ड यील्ड की बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, या पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स की आपका वो खरपतवार जो होता है ना, क्या पेस्टिसाइड डालना पड़ा है, उसको डालने की जरूरत ही नहीं है, या फिर जीएम क्रॉप्स कि वो अपने आप ही आपको उससे आजकल बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं ना जिनके लिए आपको सॉइल की ज़रूरत नहीं है, आप उसे कमरे में पानी में, हाइड्रो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है ना, इट कम्स अंडर इन दिस फील्ड। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं किसमें, अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग में और फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे भी फर्मेंटेशन का काम है, ऑल्दो अल्कोहल में भी फर्मेंटेशन ही हो रहा है, एंड बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स लाइक बहुत सारी गैसेस है ना, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए एंड लेट मी नो कि आपको बायोफ्यूल्स के बारे में क्या पता है। और सिर्फ बायोफ्यूल्स में गैसेस ही नहीं आते, बहुत सारे ऐसे लिक्विड भी आते हैं जिनको आजकल हम लोग इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दैट वी डोंट नीड टू यूज़ कोल या ऐसे रीन्यूएबल एनर्जी की जगह दूसरे कंपोनेंट्स जो जल्दी खत्म हो जाएंगे, प्लस उनसे पोल्यूशन भी बहुत हो रहा है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब बहुत वक्त के बाद बनते हैं ना, और आप इन्हें जितनी जल्दी यूज़ कर रहे हैं ये पोल्यूशन भी बना रहे हैं और
ये जल्दी खत्म ही हो जाएंगे, तो वी हैव टू फाइंड समथिंग अल्टरनेटिव। तो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है इसके लिए। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज माय फेवरेट वन, क्योंकि यहाँ जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, लाइक जो डीजल वगैरह की वजह से प्रॉब्लम होती है, उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं इसमें है। जैसे कि वेस्ट ट्रीटमेंट, आपने पढ़ा होगा या आपने देखा होगा कि भाई पूरे घर का जो हाउस होल्ड होता है ना, कि भाई गाड़ी आई है कचरा निकालो दो, तो वो क्या हो रहा है, वेस्ट ट्रीटमेंट, कहीं तो उससे ट्रीट किया जा रहा होगा ना, प्लस उसको भी कैसे हम यूजफुल बना सकते हैं उस चीज़ में फोकस करते हैं। पॉल्यूटेंट बायोडिग्रेडेशन, पॉल्यूटेंट बायोडिग्रेडेशन मतलब ऐसी चीज़ें, जैसे कि अभी आजकल बहुत सारे ऐसे सब्स्टिट्यूट आ गए हैं जो प्लास्टिक की तरह दिखते हैं पर प्लास्टिक नहीं होते, और या तो वो वाटर डिजॉल्वेबल है या फिर आप उसको सॉइल में अंदर डालोगे, डंप करोगे, तो वो कुछ ही महीनों में आराम से अपने आप से ही वो नेचुरली उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी, जैसे कि पुरानी पत्तियाँ होती हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारी एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में। ऑयल स्पिल क्लीनअप, बहुत सारे हम लोग पहले अभी तक क्या यूज़ करते थे, सोप यूज़ करते थे, डिटर्जेंट यूज़ करते थे, या बहुत सारे लिक्विड सोप होते हैं जिनको हम लोग साफ़ करने के लिए यूज़ करते थे, जो कि हार्श केमिकल्स होते हैं और हमारे स्किन को भी नुकसान करते हैं, प्लस हमारे एनवायरनमेंट को भी। उन सब चीज़ों के लिए भी अब बहुत सारे ऐसे नेचुरल जो पाए जाते हैं क्लीनर्स, उनको यूज़ किया जाने लगा है। एंड बायो रेमेडिएशन, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ रही हैं, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में आ रही हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लो, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। ओके, दीज आर द मेन 4 ब्रांचेस। अभी तक का जितना भी इनोवेशन हुआ है वो इन्हीं 4 ब्रांचेस में कवर होता है। नेक्स्ट इज इसेंशियल टेक्निक्स। अभी इसेंशियल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, हमने सबसे पहले अभी जाना था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, जिसमें हम लोग डीएनए को थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसको जो भी जिस तरह का भी हमें चाहिए उस तरीके से डाल के ग्रो कर देते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमें हेल्प करने लगता है। इंसुलिन तो अलग चीज़ों में आ गया, वो हम लोग टिश्यू कल्चर में रख सकते हैं या फिर दूसरी चीज़ों में रख सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग डीएनए में चेंजेस करते हैं, क्योंकि जेनेटिक का मतलब ही क्या है, जीन का मतलब ही क्या है, जीन का मतलब ही है डीएनए या फिर आरएनए ज़्यादा से ज़्यादा। तो डीएनए में हम लोग चेंज करते हैं, जैसे कि इंसर्ट करते हैं जीन्स जैसे हमें चाहिए इनटू द क्रॉप्स। यहाँ हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड सीड्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग जीन्स में चेंज करते हैं और उसके बाद जो क्रॉप्स होती हैं उसको हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंट बना पाते हैं। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, इसके जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट फॉर नाउ जो आप लोग ग्राउंड लेवल पे समझते हो मैंने उन्हीं को यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मैंने आपको बताया था ना कि आपने एक पत्ती से पूरा पेड़ जैसे उगा लिया या फिर डिसीज फ्री प्लांट बना लिए, तो ये देखो रैपिड प्लांट प्रोडक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। डिसीज फ्री प्लांट प्रोडक्शन के अंदर में क्या आता है, ये हमारा टिश्यू कल्चर आता है। या फिर रेयर प्लांट कंजर्वेशन, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं ना जो अब रेयर हो गए हैं, जो खत्म होते जा रहे हैं, तो उनका हम लोग क्या कर पा रहे हैं, टिश्यू कल्चर की मदद से उसे मैक्सिमम लेवल पे ग्रो कर पा रहे हैं। जैसे आपने बहुत सारी ऐसे क्रॉप्स देखी होंगी जो आपको बहुत कम वक्त पे मिलती थी या सिर्फ एक पर्टिकुलर मौसम या कुछ दिनों में मिलती थी, अभी वो क्या है, अभी वो हमारे लिए 12 महीना अवेलेबल है। पूरे साल हम जब भी चाहें उन चीज़ों को खा सकते हैं, पा सकते हैं, ले सकते हैं, तो वो क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे फर्मेंट करके बनाते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेड हो गया, हमारे लिए जो फ्रूट बियर्स वगैरह होती हैं, कर्ड हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ये सब क्यों हो पा रहा है, ये सब हमारे फर्मेंटेशन की वजह से हो पा रहा है। तो फर्मेंटेशन इंडस्ट्री को अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत वास्ट है, और आजकल तो लोग इस चीज़ को सपोर्ट भी करते हैं ना कि हमें फर्मेंटेड फूड खाना चाहिए, हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, तो इस वजह से इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस अक्रॉस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फर्मेंटेशन वाले का बहुत ज़्यादा है, ये कर्ड प्रोडक्शन हो गया, चीज़ हो गया, ब्रेड मेकिंग हो गया, फर्मेंटेड फूड हो गया, ये सारा क्या है, उसी फर्मेंटेशन का है। वैसे ही यहाँ पे मेडिसिन हो गया, वैक्सीन, आजकल हर दूसरे इंसान को शुगर हो रहा है या दूसरी चीज़ें हो रही हैं, अब उसके लिए हम किसी की बॉडी से तो वो नेचुरली निकाल नहीं सकते, पर हम क्या कर सकते हैं, हम बैक्टीरिया के अंदर उस चीज़ को इंसर्ट करके लार्ज प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट।
जब आप लोग आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स में फ़र्क है। जैसे कि पैरासीटामोल आप ले रहे हो, वो क्या है, वो पेन किलर है, तो वो एंटीबायोटिक्स में नहीं आता। पर आपको जब जुकाम होता है तो आप मेडिकल स्टोर पे जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो वो आपको बहुत सारा एजिथ्रोमाइसिन, लेवोसिट्रिजिन या इस तरह की दवाइयाँ दे रहा है, वो क्या है, वो एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स आपके जो बॉडी के अंदर जो सोल्जर है ना, जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, जिनको हम लोग WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि आप और ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स बना पाओ, या फिर अगर आपके वाइट ब्लड सेल्स जो है कमज़ोर हैं तो उनको बूस्ट करने का काम करते हैं। जस्ट अपोजिट पैरासीटामोल या ऐसी दवाइयाँ जो एक बार में ख़त्म कर देती हैं, बोलते हैं अरे वो दवाई ली थी और सही हो गया था, वो क्या करती हैं, वो हमारी बॉडी वाले जो सोल्जर्स हैं जो हमारे उसको बचा रहे हैं इम्यून सिस्टम को, उसको बोलते हैं आप साइड हटो, मैं इसको डील कर लूँगा और बात हो जाएगी। ज़रा आप बताइए कि अगर हमारी बॉडी में बाहर से आकर कोई जो है हमें प्रोटेक्ट कर ले, तो क्या हमारी बॉडी के जो सोल्जर्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, क्या वो बूस्ट हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। तो एंटीबायोटिक्स इस जगह पे हेल्प करता है। नेक्स्ट, इंसुलिन फॉर डायबिटीज़, हम इसे पढ़ चुके हैं। डिसीज़ डायग्नोसिस, बहुत सारी डिसीज़ का डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, लोग लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि क्या इनको ये डिसीज़ है और अब बचा नहीं सकते। तो इस चीज़ में भी क्या है, मेडिसिन बहुत यूजफुल है और उसमें भी हेल्प करती है हमारी क्या, बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या है, हाई यील्ड क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स जिसमें प्रोडक्शन बढ़िया हो रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो रही है, वो सारी हमारी बायोटेक्नोलॉजी से हो पाती हैं। पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़, ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं। एज एन एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, कोलकाता साइड का या बंगाल साइड का जो एरिया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है, राइस। बट जो बंगाल की लैंड है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। और अगर ज़रा सोचो, अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मिनरल हमारी बॉडी में जाएगा तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे। तो वहाँ की सरकार या वहाँ के लोगों के लिए ऐसी क्रॉप्स बनाई गई हैं जो आप चावल का आराम से उसको बोगे, पर वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो सॉइल से वो मिनरल्स नहीं लेगा या बहुत कम मात्रा में लेगा। तो जब वो चावल बन रहा है और आप उसको वहाँ के लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको मिनरल, एक्सेसिव मिनरल की वजह से कोई भी डिसीज़ होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। ठीक है। इम्प्रूव फूड क्वालिटी, हमारे इंडिया में सबसे अच्छी क्या मिलती है, टी। हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में सबसे अच्छी बेहतरीन टी मिलती है और बहुत ज़्यादा बाहर भी एक्सपोर्ट होती है। क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हमने उसकी क्वालिटी इंप्रूव की, हमने उसमें वेरिएशन डाले और बहुत सारी चीज़ें की। और ये क्यों हो पाया, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल। तो इन्वायरमेंट में क्या है, क्लीनिंग पोल्यूटेड एंड सॉइल एंड वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, या बायोलॉजिकल वेस्ट रिसाइकलिंग हो गई। तो ये सारी किस चीज़ में आ रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन हैं इन्वायरमेंटल के उसके। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अभी हमने जाना एप्लीकेशंस ये हैं, तो उसके बेनिफिट्स भी तो होंगे ना। बेनिफिट्स लाइक इनहैंस्ड क्रॉप प्रोडक्टिविटी। हम सबको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। क्या इतनी पॉपुलेशन को प्रॉपर फूड प्रोवाइड कर पाना ऐसे पॉसिबल होता, बिल्कुल नहीं होता। पर अभी आजकल ये क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब अगर बायोटेक्नोलॉजी है तो फूड प्रोडक्शन हम लोग रैपिड उसमें कर पा रहे हैं, और कई कई सारे तो ऐसे हैं जिनमें आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लग रहा है और उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो रही है, वो हेल्थ भी है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसकी अच्छी है, और हमें वो ग्रेन्स मिल पा रहे हैं। तो ये क्यों, किसकी वजह से हो पा रहा है, इनहैंस्ड क्रॉप प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्ड डिसीज फ्री प्लांट, डिसीज रेजिस्टेंट क्रॉप दैट कैन फीड ग्रोइंग पॉपुलेशन मोर एफिशिएंटली। ओके, तो अब आजकल अगर जरा सोचो, इतनी पॉपुलेशन अगर हमारे उस टाइम पे होती जब इंडिपेंडेंस हुआ था, तो क्या लोग जिंदा रह पाते, आधे लोग भुखमरी की वजह से मर जाते। बट बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी हैव दैट काइंड ऑफ थिंग कि आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें जितने लोगों को खिलाना है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, या गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम ला रही है जो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप और ग्रो करो, या आप किसी भी तरह के एग्रीकल्चर में जाओ और हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, आप मैनी मोर थिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज मेडिकल ब्रेक थ्रू। हमें अच्छे से पता है कि हमारे पास एक ऐसा टाइम भी रहा है जिसमें लोग चिकन पॉक्स की वजह से मरे, पर क्या आज ऐसा पॉसिबल है? आज अगर आपको चिकन पॉक्स हुआ है तो आप तुरंत से क्या करते हो, वैक्सीनेशन करवा लेते हो, या जैसे ही बच्चा बर्थ लेता है हम उन्हें बहुत सारी ऐसी पोलियो
सबसे इम्पोर्टेंट। पोलियो का तो जो टीका होता है वो बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में ही लग जाता है, पहला टीका। तो आप जरा सोचो कि हमारे पास वैक्सीन्स हैं, इतनी सारी वैक्सीन्स हैं, जिसकी वजह से हमारे क्या हो रहे हैं, डेथ रेट कम हो रहे हैं, डेथ रेट बहुत ज़्यादा रैपिडली कम हुआ है। यानी कि आज अगर किसी को बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारी है कि वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पा रहा है, या हमने डायग्नोसिस करने में उन्होंने दिक्कत किया, या वो ट्रीटमेंट उन्होंने लेट से लिया, ओनली देन देयर इज अ चांस कि उसकी डेथ होगी। अगर किसी भी बीमारी को हम लोग एक सही टाइम पे डायग्नोस कर ले जा रहे हैं और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं अंडर सर्विलेंस, तो कोई चांस नहीं है कि उसको डेथ मरना पड़े। इनफैक्ट डायलिसिस जैसी चीज़, जिसमें आप लोग बोलते हो ना कि डायलिसिस होता है उसके बाद इंसान ज़्यादा वक्त तक नहीं चलता, बहुत ज़्यादा अगर उसको गाइडेंस दी जा रही है, वो हर तरह के प्रिकॉशंस ले रहा है, तो देयर इज सो मेनी चांसेस कि डायलिसिस के बाद वो फिर से एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशनरी ट्रीटमेंट फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक कैंसर, क्रॉनिक डिसीज थ्रू जीन थेरेपी, या फिर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन इज समथिंग कि बहुत सारी ऐसी रेयर बीमारियां होती हैं, जैसे कि एक बीमारी होती है इम्यूनिटी को लेके, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम आप ही की बॉडी को अटैक करता है, ठीक है। अब ऐसी बीमारी बहुत रेयर लोगों को होती है, इंडिया में भी ज़्यादा लोगों को नहीं है, बट इसके लिए क्या है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है। ऐसी मेडिसिन है जो स्पेशली उन्हीं के लिए बनाई गई हैं। उनको वो नॉर्मल डोलो, पीसीएम या फिर ऐसी चीज़ों से काम नहीं आएगा, उनको वो चीज़ भी नुकसान कर जाएगी। तो उनके लिए उसी तरह की मेडिसिन बनाई गई है कि वो सर्वाइव कर जाए, उन्हें मरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। बिकॉज नाउ वी हैव बायोटेक्नोलॉजी और हम इन सारी चीज़ों से लोगों को बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव फूड क्वालिटी। अभी मैंने यहाँ बात की कि हमारा जो इनहेंस क्रॉप प्रोडक्शन है वो क्या कर रहा है, डिसीज फ्री प्लांट ग्रो कर रहा है, बट साथ ही में और क्या कर रहा है, इम्प्रूव फूड क्वालिटी। जैसे कि अगर आप आजकल देखोगे तो जो भी चीज़ें हैं उनका टेस्ट बेटर है, उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है। शेल्फ लाइफ समझते हो, मतलब जो पहले के टाइम पे जल्दी खराब हो जाता था खाना, वो इजीली आप रखोगे वो चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंट स्ट्रेसेस। मतलब हम लोग जो नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से जो चीज़ें खराब हो जाती थी, वो हम लोग उस चीज़ को इलोंगेट कर रहे हैं, वो बेहतर बन रही है, क्योंकि हम उनमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, उसकी स्पीसीज को इन्हेंस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हम उसे टेस्ट वाइज, कलर वाइज या फिर प्रोडक्शन वाइज कैसे बढ़ा सकते हैं। देन लास्ट वन इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। हम सिर्फ खाने को मॉडिफाई करके उससे बढ़ा ही नहीं रहे हैं, प्लस हम ये भी ध्यान दे रहे हैं कि हम पॉलीथीन को कैसे रिमूव कर सकते हैं, पॉलीथीन के सब्सटीट्यूट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अभी पॉलीथीन इकट्ठा हो गई है, बहुत सारा पॉलीथीन है, या बहुत सारी अलग चीज़ें रबर हो गई, तो इन सब के लिए वेस्ट मैनेजमेंट। अभी जो चीज़ें आ चुकी हैं उन्हें हम हटा नहीं सकते, उन्हें कहीं बाहर नहीं फेंक सकते, पर उसके वेस्ट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे इकोसिस्टम को रिस्टोर करने में हेल्प करेगा थ्रू बायो रेमेडिएशन टेक्निक्स। इस तरह की चीज़ें जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को बेहतर कर रहे हैं, बचा रहे हैं, जो पहले था उसको वैसे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन टेक्निक्स को हम लोग बोलते हैं बायो रेमेडिएशन। बायो मतलब बायोलॉजी, रेमेडिएशन मतलब रेमेडी, कि हम लोग कोई ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट इज चैलेंजेस एंड कंसर्न। अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं, अभी क्या ये चीज़ें 10 साल पहले तक उतनी पॉसिबल थी, बिल्कुल नहीं। 10 साल पहले तक शायद आपको एक नॉर्मल सी बीमारी की वजह से डेथ हो सकती थी, या बहुत हाई फीवर हो गया तो लोग नहीं बच पाते थे, बट नाउ वी हैव दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो चैलेंजेस क्या है, एथिकल क्वेश्चंस। एथिकल क्वेश्चंस लाइक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को बोलते हैं कि आप किसी चीज़ को मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो चीज़ नेचुरली भगवान ने बनाई है उसको वैसे ही चलते रहने देना चाहिए। तो एथिकल क्वेश्चंस जैसे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन सही नहीं है, या फिर आप पर्टिकुलरली ह्यूमन और एनिमल्स पे इतने सारे एक्सपेरिमेंट करके या बहुत सारे ट्रायल लेकर आप चीज़ों को जो कर रहे हैं ये उनके साथ गलत है या उनको हार्म पहुंच रहा है, या प्लेइंग गॉड थिंग कि जो भगवान ने बनाया है उसको वैसे ही रखना चाहिए, हमें उसमें चेंजेस नहीं करने चाहिए, इस तरह की चीज़ें आती हैं। इन्वायरमेंटल रिस्क। इन्वायरमेंटल रिस्क तो मैं आपको अभी जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन विद द वाइल्ड स्पीसीज। अब मान लो वाइल्ड स्पीसीज पता है क्यों नुकसानदायक होती हैं, बिकॉज आप अगर देखोगे किसी जंगली पेड़ को तो आप देखोगे कि जो आपकी मूल फसल है, अगर आपके खेत में आपने गेहूं का पूरा आपने गेहूं बोया है और वहाँ पे कोई जंगली फसल आ जाए, क्या वो गेहूं वाले पेड़ को ईजिली अच्छे से ग्रो होने देगी?
नहीं होने देगी। तो इट्स अ काइंड ऑफ रिस्की थिंग कि अगर आप किसी नॉर्मल स्पीसीज को या फिर मान लीजिए कोई ऐसी स्पीसीज को जो रेयर स्पीसीज है और आप सोच रहे हैं कि किसी वाइल्ड स्पीसीज के साथ में जो उसी के जैसे सिमिलर है, सिमिलर डीएनए पाए जाते हैं, उसको आपस में क्रॉस ब्रीड करें सो दैट वो उसको सपोर्ट करे। बट व्हाट इफ वाइल्ड जीन्स के रेयर जीन्स पे वो हावी हो जा रहे हैं, तो क्या वो उसको ग्रो होने देंगे? उसके जीन्स पूरी तरीके से मॉडिफाई हो जाएंगे, प्लस हम कहीं ना कहीं एक पावरफुल अनहेल्दी स्पीसीज को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि हमारे लिए नेचुरल डिजास्टर ला सकती है, प्लस वो हमारे नेचुरल फूड चेन को भी चेंज करने के लिए इतनी काबिल होती है कि हाँ ये चीज़ें भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इज हाई कॉस्ट। अभी ये सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए? बहुत लंबा सा प्रोसेस होता है। अगर आप किसी चीज़ को बना रहे हो तो पहले तो आप पर्सनली उसको अपने लिए बनाओगे, एक लैब में तैयार करोगे, फिर उसके बहुत लंबे टाइम तक उसके ट्रायल चलते हैं, फिर ट्रायल होने तक में बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई करनी पड़ती हैं। इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? अब रिसर्च के लिए चाहिए होता है बहुत सारा पैसा। तो इस वजह से भी लोग पीछे हट जाते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि लोगों के पास आइडिया नहीं है या लोग उस चीज़ को काम नहीं कर सकते, बट उन्हें सपोर्ट चाहिए, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उन्हें एक पेशेंस चाहिए, उन्हें एक प्रॉपर टीम चाहिए जो हर एक चीज़ को एनालिसिस कर सके या उसको पूरा देख सके। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को प्रेसिडेंट अवार्ड देते हैं जो बहुत ही कोई गांव से है या किसी ने बहुत ही कम टाइम में या बहुत ही कम इक्विपमेंट्स में कोई ऐसा सोल्यूशन बना लिया जो कि बहुत महंगे से रिसर्च को बचा सकता है। तो ऐसा इसीलिए होता है। आपने बहुत अभी किसी लड़की ने भी कुछ आलू जो सड़ते हैं उसकी हेल्प से कुछ उसने बनाया हुआ था कि वो कहीं के पेस्टिसाइड्स को मारने के काम आता है, पेस्टिसाइड्स का काम नहीं लगता। तो इट्स अ काइंड ऑफ सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। आप उसको सर्च करो आपको मिल जाएगा। ऐसे हर साल कई बहुत सारे आप ही की उम्र के बच्चे होते हैं जो कोई एक इनोवेटिव तरीका निकालते हैं और कुछ बढ़िया बन जाता है। तो मनी इज़ अ प्रॉब्लम काइंड ऑफ, क्योंकि अगर आपको रिसर्च करनी है तो आपके पास बहुत सारा मनी होना चाहिए, आपके पास पूरे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जगह होनी चाहिए। ये एक हमारा कंसर्न है। टेक्नोलॉजी मिसयूज, अभी ये तो बाकी सारी चीज़ें हो गई, टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी तो होता है ना। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें विलन है, बहुत अच्छा है, अच्छा था,